इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया डिप्रिसिएशन वर्ड को। आपको सिर्फ एक चीज़ छोटा सा ध्यान रखना है कि जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डिप्रिसिएशन आपके टैंजिबल एसेट्स को डिप्रिशिएट करता है या वियर एंड टियर रिकॉर्ड करता है। अमोर्टाइजेशन लॉजिक सेम है, प्रोसेस सेम है, बस इनटैंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज किया जाता है। तो जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी परचेज किया हुआ है जो इंटैंजिबल है, लेट से कोई सॉफ्टवेयर है और वो एक इंटैंजिबल कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते। अब उसकी भी एक हो सकती है, एक एक्सपायरी डेट हो, लाइफ हो 5 years, 3 years, वट एवर द एग्रीमेंट इज बिटवीन यू एंड द कंपनी फ्रॉम विच यू आर टेकिंग द टेक्नोलॉजी। उसको आप ग्रेजुअली अमोर्टाइज करते हो, आप वहाँ डिप्रिशिएट नहीं करते हो। एंड सेम वे इनटैंजिबल्स को आप डिप्रिशिएट नहीं करते हो, आप अमोर्टाइज करते हो। एंड फॉर टैंजिबल एसेट्स हम अमोर्टाइज नहीं करते, हम डिप्रिशिएशन करते हैं। लॉजिक, प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ देखें तो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नोट 4, 5, 6 है। 313.34 एंड 300.46 रिकॉर्डेड है। एलिमेंट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में समझा था, ये हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट के एलिमेंट्स से इनको इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम देखें तो यहाँ आपको नॉन करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखेगा। यहाँ पर भी आप देखें नोट नंबर 4, capital work in progress, which is also note number 4. Now these are in relation with depreciation amortization, which is the part of note number 4, 5, 6. अगर हम नीचे जाते हैं विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ में, अब देखिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कैश फ्लोज में हमेशा ऐड बैक होता है। 10 प्रीवियस वीडियो के जो एग्जांपल्स थे, अगर आपने इक्विपमेंट 10 करोड़ रुपएस में परचेज किया हुआ है और उसका डिप्रिसिएशन 2 करोड़ रुपीस लगाते हैं तो इमीडिएटली 10 करोड़ रुपीस बिकम्स योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यहां रिकॉर्ड होती है, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विच इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे हमने बोला पीपी एंड ई इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट्स नॉन करंट एसेट्स। सेकेंड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हम समझेंगे कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या होता है। एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स मतलब हर कुछ आपने एक्वायर क्या किया है, पीपीई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। उसके साथ साथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पीपी एंड ई एंड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, वो भी रिकॉर्ड किया जाता है इन कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो पार्ट हो गया हमारे बैलेंस शीट लाइन आइटम का जब हम परचेज करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे डिप्रिसिएशन वैल्यू को भी इन्फ्लुएंस करेगा, दैट्स फॉर श्योर। कमिंग बैक टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब भी हम स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की बात करी थी तो इट स्टार्ट्स विद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेसिकली इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी में हम नेट प्रॉफिट या फिर हम पीबीटी के थ्रू से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली हम एक और हर एक लाइन आइटम्स के एडजस्टमेंट्स लेके आते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट्स आप देखिए, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस को ऐड बैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में मान के चल लेते हैं कि डिप्रिसिएशन हमारा कैश खर्चा है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारा कैश खर्चा नहीं होता है। इसी की वजह से आप देखें तो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन विच इज 313.34, और जब हम वापस इधर में पीएनएल में देखें तो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज सेम अमाउंट विच इज 313.34, 300.46, दोनों ही सेम अमाउंट में है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और कैसे डिप्रिसिएशन एक एलिमेंट है इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट में, सीएफएस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट तीनों से इंटरलिंक्ड है। अब हम डिस्कशन करेंगे मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर में बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ब्रॉड हेड हो गया। उसी के अंदर में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और पॉइंट नंबर 3 ट्रिपल आई विच इज डिप्रिसिएशन। हम डिस्कशन करते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ, किसका किसका कॉस्ट ऑफ आइटम मतलब जिस प्राइस में आपने परचेज किया है, आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेस देयर एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। प्रायर प्रीवियस वीडियो में हमने सैल्वेज वैल्यू की बात करी थी, उसे आप रेसिडुअल वैल्यू भी समझ सकते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डिप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करने के भी अलग अलग मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, over the useful lives of asset as per schedule 2 of the company's acts।
मतलब हर एक टाइप के कैटेगरी के एसेट्स के डिफाइंड लाइफ है या यूजफुल लाइफ है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको रिपोर्ट करना या स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपके टैक्स बचा देता है। अगर कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रिसिएशन अगर इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया है, तो जिसकी वजह से आपके रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, राइट? अगर मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं कि हमारी डिप्रिसिएशन 2 करोड़ है, लेकिन टैक्सिंग डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, डिप्रिसिएशन 2 करोड़ नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, 1.5 करोड़ ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने अपने प्रॉफिट को 50 लाख से रिड्यूस कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट जाएँगे, और जिसकी वजह से हमारे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी या टैक्स एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। तो इसी की वजह से डिफाइन करना, हर एक एसेट की लाइफ कितनी है, उसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफिनेशन कहाँ है? शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। Assets acquired under lease are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives, unless it is reasonable certain that the group will obtain ownership by the end of the lease term. So जब हम लीज की बात करेंगे तब हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लीज एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर अ हायर लेवल इज, आपने किसी चीज को रेंट में लिया है इतने समय तक के लिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ आप उस रेंट के बाद उसको बाय बाय कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। ये स्पेशली इंडिगो जैसी कंपनीज बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट वगैरह, आपकी फ्लीट्स वगैरह लीज में लेती है, क्योंकि उनके बैलेंस शीट और कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सूट करता है। Depreciation for assets purchased or sold during the period is proportionately changed. Uh, Depreciation for assets purchased or sold during the period is proportionately charged. The range of estimated useful life of items of PP&E are as follows. Plant equipment 7.5 से 15 साल होगा, फर्नीचर फिक्चर्स का डिफाइंड है 10 साल, मोटर व्हीकल्स 8 साल, ऑफिस इक्विपमेंट 3 से 6 साल, बिल्डिंग की लाइफ आपकी 30 से 60 साल है। बिल्डिंग्स मतलब रिमेंबर, लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता, बिल्डिंग मतलब बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल आपने का यूज किया हुआ है एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, वो डिप्रिशिएट होता है। फ्री होल्ड लैंड इज नॉट डिप्रिशिएटेड। द रेसिडुअल वैल्यूज, यूजफुल लाइफ्स एंड मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रिव्यूड एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली इफ अप्रोप्रिएट। मतलब जरूरत होगा तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूएशन में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं, और उसकी रेसिडुअल वैल्यूज की भी आइडेंटिफिकेशन होती रहती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अदर इंटैंजिबल एसेट्स अंडर इंस्टॉलेशन और अंडर डेवलपमेंट एज एट द बैलेंस शीट डेट। आप ऐसे समझिए कि आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, आपकी कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है, और उस फैक्ट्री की कॉस्ट है लेट अस से 1,000 करोड़ रुपए, और उस फैक्ट्री को बनने के लिए 1.5 साल लगेंगे। अब अगर 1.5 साल तक का टाइम लगेगा तो उसके बीच में आप बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर एंड होना ही है, 1.5 ईयर्स अगर रिक्वायर्ड हो रहा है तो लेट अस से आपकी जो फैक्ट्री जब तक में आपकी 1 साल पास हो चुका है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फैक्ट्री क्या तैयार हो चुकी है? मतलब क्या वो रेडी हो चुका है आपका एसेट? द आंसर टू दैट इज नो। क्यों? क्योंकि आधा साल और बचा हुआ है उस फैक्ट्री को यूज होने लायक तक का। मतलब बेसिकली दैट फैक्ट्री इज अंडर कंस्ट्रक्शन, विच इज वी आर सेइंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसकी जो रिकॉर्ड होगी वो PP&E के अंदर में नहीं होगी, वो रिकॉर्ड होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। द क्वेश्चन इज, क्या उसकी भी डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है? द आंसर टू दैट इज यस। तो इमेजिन करिए, अगर आप एक इमारत खड़ी कर रहे हैं जो 30 40 50 स्टोरेज की है, अगर आपने पहले 4 5 मंजिल बना लिया है और अब आपने फाइनेंशियल ईयर्स बुक्स क्लोज करते हैं, उसकी तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुकी है ना, उसकी वियर एंड टियर तो चालू हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें लग चुका है। बात करते हैं amortization के बारे में। अगर हम देखें तो ये इंटेंजिबल्स के अंदर का पार्ट है। amortization is calculated to write off the cost of intangible assets less their estimated residual values over their estimated useful lives using the straight line method. So सेम है जैसे depreciation में होता था, and is included in depreciation amortization in the statement of profit loss। ये भी हमने बात किया था पिछले वीडियो में। The estimated useful life are as follows, which is asset, computer, software, useful life 6 years, ये defined है यहाँ पर।
Amortization मेथड कैसे लगेगा? यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यूज आर रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एडजस्टेड इफ अप्रोप्रिएट। अगर रेसिडुअल वैल्यू, उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो वो एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में। So this is what material accounting policies is. If you have any question, drop that in the comment box. For looking at the notes to accounts for depreciation amortization, we would be doing that in our next video. Thank you for watching.